अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर नंबर 15 के 14 शॉर्ट क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब जो रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर वो पहले वाले शॉर्ट क्वेश्चंस आपने नहीं देखे तो वो काइंडली आप देख लें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 15, अ सस्पेंडेड मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग फ्रीली इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द ऑसिलेशंस आर स्ट्रांगली डैम्प्ड व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड under the magnet. Explain why this occur. A suspended magnet is oscillating freely in a horizontal plane. एक मैग्नेट है उसको सस्पेंड किया हुआ है और वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ओसिलेट कर रहा है। द ओसिलेशंस आर स्ट्रांगली डैम्प्ड और उसकी ओसिलेशंस जो है वो फ़ौरन रुक जाएंगी। व्हेन अ मेटल प्लेट इज प्लेस्ड अंडर द मैग्नेट, जब हम इस मैग्नेट के नीचे एक मेटल की प्लेट को रखेंगे। एक्सप्लेन वाई दिस अकर, एक्सप्लेन करें कि ये ऐसा क्यों होता है कि इसकी ओसिलेशंस क्यों रुक जाती हैं जब हम एक मेटल प्लेट को लेके आते हैं। तो डायग्राम में देखें जिस तरह के ये एक मैग्नेट है और उसको हमने सस्पेंड किया हुआ है तो ये ओसिलेट कर रहा है। टू एंड फ्रो ओसिलेशंस इसकी हो रही हैं, जिस तरह एक पेंडुलम है उसी तरह ये क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। तो जब हम इसके नीचे क्या करेंगे, एक मेटल की प्लेट लेके आएंगे तो इसकी जो ओसिलेशंस हैं ये फ़ौरन रुक जाएंगी। तो ऐसा क्यों होता है ये हमने बताना है कि इसकी जो ओसिलेशंस हैं क्यों ख़त्म हो जाती हैं जब हम मेटल प्लेट को इसके नीचे रखते हैं। तो हमें मालूम है कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और जब हम इसको ऑसिलेट कर रहे हैं और इसके नीचे हम एक प्लेट को रखते हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसकी प्लेट के अंदर से इसका फ्लक्स चेंज करेंगे। तो फ्लक्स के चेंज होने से इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और एक इंड्यूस करंट फ्लो करेगा जो कि आप इस सर्कल में देख सकते हैं। तो ये जो करंट है ये क्या करता है, लेंज़ेस लॉ के मुताबिक अपने ही काज को अपोज करता है। इसकी क्या वजह है कि ये करंट पैदा हो रहा है, इसकी काज ये है, इसकी वजह ये है कि जो मैग्नेट है ये ओसिलेट कर रहा है। तो इसकी ओसिलेशंस जो हैं ये इसकी वजह है, जिसकी वजह से इसमें इस मेटल प्लेट में क्या हो रहा है, ये करंट पैदा हो रहा है जिन्हें हम एडी करंट्स कहते हैं। तो ये करंट क्या करेंगे, लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इनकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि ये अपनी ही काज को अपोज करता है। तो ये अपोज हो जाएगा और ये फ़ौरन इसकी मोशंस रुक जाएंगी, ओसिलेशंस खत्म हो जाएंगी। तो हम आंसर को इस तरह से लिखेंगे, द ओसिलेटिंग मैग्नेट प्रोड्यूस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोज टू इट। वो कह रहा है कि जब ओसिलेटिंग मैग्नेट है ये चेंज ऑफ फ्लक्स पैदा कर रहा है। द मेटल प्लेट प्लेस्ड अंडर इट एक्सपीरियंस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब हम एक मेटल प्लेट को इसके नीचे रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज होगा उसको एक्सपीरियंस करेगी। एज अ रिजल्ट एन इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द मेटल। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस मेटल प्लेट में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। तो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ इंड्यूस करंट अपोज इट्स काज। लेंज़ेस लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट अपने काज को अपोज करता है। और ये काज क्या है, क्या वजह है कि इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है, इसकी काज ये है विच आर ओसिलेशंस ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की ओसिलेशंस ही इंड्यूस करंट की वजह है। तो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक ये इसको ही अपोज करेगा, इसकी ओसिलेशंस को अपोज करेगा। तो द ओसिलेशंस ऑफ मैग्नेट आर स्ट्रांगली डैम्प्ड। तो जो मैग्नेट की ओसिलेशंस हैं स्ट्रांगली डैम्प्ड हो जाएंगी, मतलब फ़ौरन रुक जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 16, फोर अनमार्क्ड वायर्स इमर्ज फ्रॉम अ ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में से 4 वायर्स बाहर आ रही हैं। अनमार्क का मतलब है कि हमें नहीं मालूम कि प्राइमरी की 2 वायर्स कौन सी हैं और सेकेंडरी कोयल की 2 वायर कौन सी हैं। व्हाट स्टेप वुड यू टेक टू डिटरमिन दी टर्न रेशो। तो आप टर्न रेशो को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ़र्ज़ करें एक ट्रांसफार्मर है, इसमें से 4 वायर हम ले लेते हैं। 4 वायर जो हैं वो बाहर आ रही हैं। अब इन 4 वायर्स की मदद से हमने मालूम करना है कि इसकी जो टर्न रेशो है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स की रेशो क्या है ये हमने मालूम करना है। अब गिवन ये है कि हमारे पास 4 वायर्स हैं लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये 4 वायर्स कहाँ से आ रही हैं। तो हमें वैसे ट्रांसफार्मर, जैसे कि ये एक ट्रांसफार्मर है, हमें मालूम है कि एक ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होती हैं। एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक सेकेंडरी कॉइल होती है। ठीक है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी उसे कहते हैं जहाँ पे हमने इनपुट वोल्टेज देना होता है, उसे हम प्राइमरी कहते हैं। और सेकेंडरी उसे कहते हैं जहाँ पे हमने आउटपुट वोल्टेज लेना होता है, तो उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब प्राइमरी की 2 वायर्स होती हैं, मतलब ये एक वायर है इसकी और एक ये वायर है। ठीक है, 2 वायर्स प्राइमरी की हैं और इसी तरह 2 वायर्स सेकेंडरी की होती हैं, जैसे ये और ये जो है ये सेकेंडरी की 2 वायर्स हैं। तो यहाँ पे तो हमें मालूम है कि ये 2 प्राइमरी की वायर्स हैं और ये 2 सेकेंडरी की वायर्स हैं, लेकिन गिवन कंडीशन के अंदर हमें ट्रांसफार्मर की 4 वायर्स बस दी गई हैं और हमें नहीं मालूम कि ये 4 वायर्स कहाँ से आ रही हैं। तो पहले तो हमने ये चेक करना है कि ये प्राइमरी की 2 वायर्स कौन सी हैं और सेकेंडरी की 2 वायर्स कैसे कौन सी हैं। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, सेपरेट 2 कॉइल्स इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। तो हमने प्राइमरी की और सेकेंडरी की 2 वायर्स हमने सेपरेट करनी है बाय चेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ वायर्स
वायर्स की कंटिन्यूटी को चेक करना है। कैसे चेक करना है? बाय यूजिंग ओहम मीटर। हम ओहम मीटर लगाएंगे, किसी किसी भी दो वायर्स के साथ हमने क्या करना है? ओहम मीटर लगाना है। ओहम मीटर अगर ऑन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये दो वायर्स सेम ही कोयल से आ रही हैं। फर्ज करें हम इनके साथ क्या करते हैं? ओहम मीटर लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर ओहम मीटर की नीडल मूव करेगी तो हम कहेंगे कि ये दो वायर्स एक ही कोयल से दो वायर्स आ रही हैं, तो इसलिए ये ओम मीटर ऑन हो गया है। बाकी जो दो वायर्स रहेंगी, इसका मतलब ये जो है ये दो वायर्स ये दूसरी कोयल की है, जिसे हम सेकेंडरी कह सकते हैं। तो जहाँ पे आपको ओम मीटर डिफ्लेक्शन शो करे, ओम मीटर बता दे कि ये दो वायर्स एक ही कोयल से आ रही हैं, तो आप क्या करें? वहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज दे दें। फर्ज करें यहाँ पे आप इनपुट वोल्टेज, जैसे कि प्राइमरी पे हम क्या करते हैं? इनपुट वोल्टेज देते हैं, और सेकेंडरी पे हम क्या करते हैं? आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इनपुट वोल्टेज दें प्राइमरी को, ठीक है, जिसे हम वी पी कहेंगे, और जो दूसरी जो दो वायर्स रह गई हैं वहाँ पे आप वोल्टेज को कैलकुलेट कर लें, उसे हम वी एस सेकेंडरी वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। तो हमें मालूम है कि ये एक ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है, एन एस डिवाइडेड बाई एन पी इज इक्वल टू वी एस डिवाइडेड बाई वी पी, ठीक है। तो ये वी एस और वी पी को हम कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी वजह से हम इनकी रेशो कैलकुलेट करेंगे तो वही हमारी टर्न रेशो कहलाएगी। आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे: अप्लाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू नॉन वैल्यू वी पी to one of the coil and the voltage across the other coil is measured by using voltmeter VS, ठीक है। तो आप प्राइमरी को जो वोल्टेज देंगे VP वो मेजर करेंगे, और उसके बाद जो सेकेंडरी पे जो आउटपुट पे वोल्टेज आएगा वो आप वोल्टमीटर से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से आपको दोनों वोल्टेज मालूम हो जाएंगे और आप इनकी रेशो कैलकुलेट करेंगे, जो कि टर्न रेशो कहलाएगी। आप क्वेश्चन नंबर 17, कैन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीज द पावर लेवल? क्या एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पावर लेवल को इंक्रीज कर सकता है? इन अ ट्रांसफॉर्मर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, हाउ इज देन पावर ट्रांसफर? तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर चार्ज प्राइमरी कोयल से सेकेंडरी कोयल के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता। जैसे कि इस डायग्राम में देखें, ये एक प्राइमरी कोयल है और सेकेंडरी कोयल है, तो इनकी वायर्स बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। तो फिर पावर कैसे ट्रांसफ़र होती है? देन हाउ इज़ देन पावर ट्रांसफ़र? तो पावर कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसके सेकंड पार्ट का आंसर मैं पहले कर देता हूँ कि जब इसमें हम क्या करते हैं? इनपुट वोल्टेज देते हैं और करंट फ्लो करता है, तो इसकी वजह से इस कोयल के अंदर क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कोयल के अंदर एंटर होती है, जिसकी वजह से उसका फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिकली जो दोनों कोयल्स लिंक होती हैं और जो पावर है वो मैग्नेटिकली ट्रांसफ़र होती है। तो इसका आंसर पहले मैं कर देता हूँ, पार्ट बी का। द टू कोयल्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर आर मैग्नेटिकली लिंक्ड, दोनों कोयल्स मैग्नेटिकली लिंक होती हैं, ठीक है। बस आप इतना आंसर लिख देंगे तो यही काफ़ी है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या पावर लेवल इंक्रीज करता है? नो, अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर डज नॉट इंक्रीज पावर लेवल। तो स्टेप स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पावर लेवल को इंक्रीज नहीं करता। पावर का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई, hence a step up transformer increase voltage by decreasing current, and hence P is equal to VI remain constant, otherwise it will against the law of conservation of energy, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर सिर्फ क्या करता है? वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, जबकि करंट को डिक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन जो V और I का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब पावर जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर पावर लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए आइए ये आप एक वीडियो देखें, तो फिर आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। हमारे पास ये एक ट्रांसफार्मर है और इस ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स हैं। एक कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हम क्या करते हैं? प्राइमरी वोल्टेज देते हैं, जिसे जिसे हम इनपुट वोल्टेज भी कहते हैं। और जब प्राइमरी वोल्टेज देते हैं तो इसमें करंट फ्लो करता है, इसे प्राइमरी करंट कहते हैं। दूसरी कॉइल है जहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, तो इसे हम सेकेंडरी वोल्टेज भी कहते हैं और सेकेंडरी करंट भी इसमें फ्लो करता है। तो अगर आप गौर से देखें, दोनों की नंबर ऑफ़ टर्न्स, इसकी भी 4 है और इसकी भी 4 है, दोनों की नंबर ऑफ़ टर्न्स सेम है, इसलिए यहाँ पे 1:1 शो किया गया है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें हम क्या करते हैं? सेकेंडरी की नंबर ऑफ़ टर्न्स को ज़्यादा करते हैं, जैसे कि ये नंबर ऑफ़ टर्न्स इसकी हमने ज़्यादा कर दी, तो आप नोट करेंगे कि अगर हम प्राइमरी को जो वोल्टेज दे रहे हैं, प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज कम है लेकिन करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। ये आप एरो के साइज़ से इसको देख सकते हैं कि करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि ये जो नंबर ऑफ़ टर्न ज़्यादा होने की वजह से सेकेंडरी वोल्टेज ये लार्ज पीक आपको नज़र आ रही हैं, तो ये लार्ज वोल्टेज हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब है वोल्टेज लेवल बढ़ गया, लेकिन जो सेकेंडरी करंट है उसका एरो देखें बिल्कुल स्मॉल हो गया। तो ये शो कर रहा है कि करंट कम हो गया है। तो वी और आई का जो प्रोडक्ट है ये उतना ही रहेगा जितना प्राइमरी में वी और आई का प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है। लेकिन सेकेंडरी में जो वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो गया, लेकिन करंट उतना ही कम हो गया, इसलिए इन दोनों की जो पावर है वो तकरीबन सेम ही आएगी।
ठीक है। तो ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसमें नंबर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमें सेकेंडरी पे वोल्टेज ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए हम इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसमें भी जो है पावर लेवल जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, पावर लेवल वो सेम रहेगा, सिर्फ इसमें सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज़ होता है, हमारा आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू एसी मेन, तो जब उसके साथ हम एक एसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं, उसमें जो करंट है, द करंट इन इट, जो प्राइमरी कॉइल है उसमें जो करंट है वो क्या हो जाएगा, इज वेरी स्मॉल, उसमें करंट बहुत कम हो जाता है। इफ द सेकेंडरी सर्किट इज ओपन, जब सेकेंडरी का सर्किट ओपन होता है तो प्राइमरी का करंट बहुत स्मॉल हो जाता है। और सेकंड पार्ट है इसका, बी पार्ट, इंक्रीज व्हेन सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज, तो प्राइमरी करंट इंक्रीज कर जाता है व्हेन सेकेंडरी सर्किट इज क्लोज, जब सेकेंडरी सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। एक्सप्लेन दीज इफेक्ट्स, तो इन फैक्ट्स को एक्सप्लेन करें। एज फॉर अ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए इनपुट पावर हमें पता है कि आउटपुट पावर के इक्वल होती है, और पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, वी आई। वी पी प्राइमरी वोल्टेज और आई पी प्राइमरी करंट कहलाता है, जो इनपुट पे हम देते हैं, प्राइमरी कोइल को देते हैं। इसी तरह जो हमें आउटपुट पे वोल्टेज हासिल होता है उसे हम वी एस सेकेंडरी वोल्टेज कहते हैं, और आई एस सेकेंडरी करंट कहते हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट है इसे हम पावर कहते हैं। वी और आई वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है इसे हम पावर कहते हैं। तो प्राइमरी पे जो हमने इनपुट पावर दी वी पी आई पी, और जो आउटपुट हमने पावर ली सेकेंडरी कॉइल पे वी एस आई एस, ये दोनों इक्वल होती हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है। व्हेन सेकेंडरी सर्किट इज ओपन, जब सेकेंडरी का सर्किट ओपन होगा तो इसका मतलब है आउटपुट जो होगी हमारे पास, पावर आउटपुट वो जीरो होगी, वी आई इज इक्वल टू जीरो। तो अगर वी आई जो है ये वाला जीरो होगा तो इसका मतलब है हमारे पास जो है आई पी वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। सो इनपुट पावर मस्ट बी जीरो और वेरी स्मॉल। तो इनपुट करंट आई पी इज वेरी स्मॉल इन प्राइमरी कॉइल। हाउएवर व्हेन लोड इज अप्लाइड टू सेकेंडरी कॉइल, जब सेकेंडरी कॉइल पे हम लोड लगाएंगे, ग्रेटर पावर आउटपुट इज नीडेड, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा पावर चाहिए आउटपुट पे, सिंस आउटपुट पावर इक्वल है इनपुट पावर, हमें मालूम है इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होते हैं। तो आउटपुट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनपुट का करंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, प्राइमरी का करंट इंक्रीज कर जाएगा। सो ग्रेटर करंट इज रिक्वायर्ड इन प्राइमरी टू इक्वलाइज दी पावर इन दिस सेकेंडरी कॉइल। इस शॉर्ट क्वेश्चन को समझने के लिए आप ये वीडियो देखें तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। अगर हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछा गया है कि जब हम सेकेंडरी जो कोयल है उसका हम लोड अगर हम उतार दें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लोड उतार दूँ तो आप नोट करेंगे कि यहाँ पे आउटपुट पे हमें कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, ना ही कोई करंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा हुआ, हमने आउटपुट को इस्तेमाल नहीं करना, हमारी एनर्जी कंजम्पशन ज़ीरो है, तो इसलिए करंट भी ज़ीरो और वोल्टेज भी ज़ीरो। जबकि हम इनपुट पे हम प्राइमरी को वोल्टेज तो दे रहे हैं लेकिन उसमें करंट कम होके ज़ीरो हो गया है, ताकि आउटपुट में हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आउटपुट पे, तो इसलिए प्राइमरी कॉइल का करंट भी मिनिमम हो जाता है, तकरीबन ज़ीरो हो जाता है। सिर्फ वोल्टेज हम दे रहे हैं लेकिन करंट ऑलमोस्ट बहुत कम होने की वजह से हम ज़ीरो यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए प्राइमरी की कॉइल जो है करंट को कम कर देती है आउटपुट पे, क्योंकि एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसलिए। तो अगर हम लोड कनेक्ट कर देते हैं सेकेंडरी कॉइल पे, तो ये नोट कीजिएगा, जब हम सेकेंडरी पे हम क्या करते हैं, एक लोड कनेक्ट कर देंगे, सर्किट कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी करंट भी फ्लो कर रहा है, सेकेंडरी वोल्टेज भी आ रहा है, और हमें आउटपुट रिक्वायर है, यहाँ पे हम यहाँ पे आउटपुट एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसलिए प्राइमरी का जो करंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ताकि जो इनपुट एनर्जी ज़्यादा बने और आउटपुट पे हमें वो मिल जाए और हम उसको इस्तेमाल कर सकें।